नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में आज जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है उसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न में लेके आया हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फटाफट सारे प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट आप सभी तैयार रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर ये पेपर आपको सही है तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ पे मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कैसे मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न है, इसमें देखिएगा निम्न में से धात्विक खनिज हैं। तो धात्विक खनिज की बात हो रही है, लो एस्क हैं ये धात्विक खनिज है, बाकी चूना पत्थर, कोयला और अभ्रक ये अधात्विक खनिज हैं। तो अपना ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए इसका दूसरा देखिएगा, जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है। तो खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की जो खुदाई की जाती है ना उसे प्रवेदन कहते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जेम्स मिल थे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ब्रिटिश भारत का इतिहास। अपन इंग्लिश में बोले तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह है वो हुआ था। बिल्कुल आपको बताना है कि नील विद्रोह है वो कब हुआ था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग रहेगा 1859 में। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह है वो अंतिम कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन ग, बहादुर शाह जफर। ध्यान रखना है इनकी मृत्यु है वो 1862 में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है रंगून जेल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रंगून जेल में हुई थी। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि मुगलों का अंतिम शक्तिशाली बादशाह, यहाँ पे देखिएगा अंतिम डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आ जाए कि अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था, तो आप औरंगजेब करना, ठीक है। बहादुर शाह जफर मत करना। शक्तिशाली पूछे तो औरंगजेब करना, अगर डायरेक्ट पूछे तो आपको बहादुर शाह जफर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल है वो कब स्थापित की गई है? विद्यार्थियों थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग इसका आंसर है वो या तो ऑप्शन ख रहेगा या फिर ऑप्शन क रहेगा। इन दोनों में से हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो इस प्रश्न को अपन छोड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो विद्यार्थियों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो अपना ऑप्शन क रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी है और जल विद्युत भी है। मतलब एक बार अपन उसका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा से अपने सामने आ जाते हैं, तो वो होते हैं नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा, अपने सौर प्लेटें होती है, कांच होते हैं, उनसे अपन दिन भर लाइट प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद में आज लाइट प्राप्त की तो कल और अपन को मिल जाएगी, मतलब वो नवीकरणीय है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से मृदा के नवीकरणीय निम्नीकरण के कोई कारक नहीं है। तो निम्नीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इस्लाकृति। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, प्राकृतिक गैस। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन अ, ब्राज़ील, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन अ रहेगा ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है वो
कहाँ से उत्पादित की जाती हैं, तो ब्राज़ील से। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो अपना ऑप्शन और रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि रेशम कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन अ रहेगा इसमें भी सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय हैं, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय हैं, तो ये पटसन को कहते हैं। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों फटाफट सारे प्रश्नों को कवर करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज ही आपके एग्ज़ाम है। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े खाली जगह होते हैं। तो लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। क्या होते हैं, संसाधन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संसाधन। चलिए अगला है कि समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक कैसा है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मौलिक। अगला है कि खाली जगह से शुरुआत हो रही है प्रश्न की। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रधानमंत्री। अगला है कि भारत के सभी लोग खाली जगह की नज़र में बराबर हैं। तो कानून की नज़र में, यहाँ पे आप लिखेंगे कानून, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। अगला प्रश्न है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान है ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या है, ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया जाए और उसके नवीकरणीय के लिए कुछ समय दिया जाए, या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रखा जाए और अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ति की जाए, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका उपयोग है ना लिमिटेड करना है और साथ ही उसको नया बनने के लिए समय देना है। तो वही है क्या, सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न है कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तापमान, वर्षा और समय, ये कृषि को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है और जनसंख्या को हमेशा वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है, यानी प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। चलिए संघवाद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि संविधान के जरिए ही सारे देश की कानून व्यवस्था है वो बनी रहती है। अगर संविधान नहीं होगा तो यह व्यवस्था फैल जाएगी, वहाँ पे कई सारे डाकुओं का राज, गुंडों का राज होगा और लोग हैं वो सहज महसूस नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार होंगे। इसीलिए किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आपको लिखना है। साथियों अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको अभी गूगल में जाके लिखना है www.udaystudy.com या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं udaystudy.com। आप वहाँ जाके आपको जाना है इंडिया जीके वाले ऑप्शन में या फिर आपको जाना है लेटेस्ट पोस्ट में, और वहाँ जाने के बाद में आप जैसे लेटेस्ट पोस्ट पे या फिर इंडिया जीके पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेपर है वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, फटाफट जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। साथियों वहाँ पे वेबसाइट पे हमारे 1000 फॉलोवर भी होने वाले हैं, तो फटाफट आप सभी पूरा कर दीजिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, यानी सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का या फिर वोट देने का अधिकार होता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब वयस्क नागरिक कौन होते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर उससे अधिक हो, वे वयस्क गिने जाते हैं। विद्यार्थियों आप वयस्क नहीं हो, ठीक हो, आप हैं अवयस्क है, लेकिन जब आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो आप वयस्क हो जाएंगे। कानून का शासन पद से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिएगा। इसके आंसर आप याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि प्रत्येक अपने जो सरकारी ऑफिस हैं या फिर कक्ष हैं, भवन हैं, उसके पास में उन्होंने एक अलग से अभिलेखागार कक्ष बनवाए थे जहाँ पे वो अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते थे।
अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्या थी। आप सभी को पता होगा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में बांटा था? 3। वो कौन कौन से थे? एक तो जेम्स मिल ने कहा था कि भारतीय इतिहास है वो हिंदू हैं, फिर एक इन्होंने कहा था कि मुस्लिम, और तीसरा कहा था कि ब्रिटिश। इस तरह से जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। इसमें समस्या ये थी विद्यार्थियों कि इन्होंने कहा था धर्म आधारित इन्होंने बांटा था, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे तानाशाह हैं, उनका राज चलता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स मिल ने ऐसी बातें कही थी, ठीक है। और जेम्स मिल ने कहा था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जबकि भारतीय इतिहासकार हैं वो इतिहास को कैसे बांटते हैं? 3 कालखंडों में वो भी बांटते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश नहीं बांटते हैं, वो बांटते हैं आधुनिक, मध्य और प्राचीन काल का इतिहास। इस तरह से आपको लिखना है, थोड़े से 4-5 लाइनें लिख देनी, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो भारत में उनको है ना व्यापार की अपार संभावनाएं दिख रही थी। यहाँ पे जो काली मिर्च हैं, इलायची हैं, ये ज़रूरती जो वस्तुएं हैं जैसे कि रेशम है, आदि वस्तुओं की भारी मांग है वो यूरोप में थी। इस कारण से यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। यहाँ से इन वस्तुओं को सस्ते दामों में ये खरीदते थे और यूरोप में जाके इसको है ना भारी भरकम कीमतों पर बेचते थे, और इससे कंपनी को है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। इसी कारण से यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। चलिएगा अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, फटाफट इस पार्ट पे आपको जाना है। आपका चौथा या फिर 5वां पार्ट है दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। ये पार्ट है ना भाई आदिवासियों वाला, ये आप रट लीजिएगा। अभी जाइएगा सारे विद्यार्थी, इस पार्ट में से आपके 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं, फिक्स हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो फटाफट आप जाइएगा वीडियो पूरा होने के बाद में और इस पार्ट को याद कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास में 1-1.5 घंटे का समय है। 5 तरीके दीजिए जिससे आप घर में ऊर्जा है वो बचा सकते हैं, यानी लाइट को बचा सकते हैं। ऐसे 5 तरीके भाई, बिना फालतू है बल्ब वगैरह चालू नहीं करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना वगैरह वगैरह, ऐसे 5 पॉइंट आपको बना के लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर कीजिएगा। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत, इस तरह से आपको सारणी बनानी है और उसके अंदर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको परंपरागत और यहाँ पे लिखना है गैर परंपरागत, ये आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वे होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से या फिर प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वे संसाधन हैं जो कि पिछले कुछ दशकों से ही शुरू हुए हैं, वे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। परंपरागत के ऊर्जा के संसाधन जैसे कि प्राकृतिक गैस वगैरह ये हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में आप लिख सकते हैं बाकी वाले जैसे कि ये हैं जल विद्युत वगैरह ये सारे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण लिखिएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सारणी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में धात्विक खनिज लिख देना है, एक साइड में अधात्विक लिख देना है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिज है इसको पीट कर पतला किया जा सकता है सादर के रूप में, जबकि अधात्विक खनिज है इसको पीट के पतला नहीं किया जा सकता है, अगर इसको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब धात्विक खनिज के इन्होंने कहा है कि 4 उदाहरण, तो लोहा या फिर लो एस का आप लिख सकते हैं, स्टील लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, ये सोना, ये सारा आप लिख सकते हैं। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, जिप्सम, अभ्रक वगैरह ये लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न है निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है? एक तो निर्वाह कृषि होती है, एक गहन निर्वाह होती है। इसमें भी आपको ऐसे सारणी बना के लिखना है। निर्वाह कृषि में किसान होते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है। गहन निर्वाह इसमें थोड़ी सी अधिक मेहनत और पूंजी की आवश्यकता होती है, इस तरह से आपको लिखना है। स्थानांतरित कृषि क्या है और इसकी प्रमुख हानियाँ लिखिएगा। तो स्थानांतरित कृषि ऐसी होती है जहाँ पे
वृक्षों को काट के या फिर जंगलों के किसी एक स्थान पे जंगलों को काट के फिर उन वृक्षों को जला के वहाँ पे खेती करते हैं। जब तक भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है तब तक तो 3-4 साल तक हैं वो खेती करते हैं। जैसे ही वहाँ पे उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो कृषक है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है और दूसरी जगह पे जाने के बाद में फिर से पेड़ों को काटता है और वहाँ पे जाके खेती करता है। उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसकी प्रमुख हानियाँ क्या है, ये पर्यावरण में प्रदूषित होता है जैसे कि धुआं वगैरह आग जलाने से। दूसरी इसकी हानि ये है कि यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है। तीसरी ये है कि पेड़ पौधों के कटने से ज़मीन का कटाव होगा। इस तरह से आपको इसकी हानियाँ भी लिखनी है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें कच्चा माल है कृषि से प्राप्त होता है, वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसको कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कृषि आधारित उद्योग है वो क्या कहते हैं खेतों के पास में लगाए जाते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग है वो खानों के पास में लगाए जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग में जैसे कि चक्कर उद्योग हैं, गुड़ उद्योग है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और खनिज आधारित उद्योग में आप लिख सकते हैं बर्तन निर्माण से संबंधित हैं, लो एस्क उद्योग है वगैरह, ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, कोई 5 कारण लिखिएगा। तो आप सभी को पता है ना कि विश्व में जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है, यानी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल विरल है, जैसे कि अपना ये थार मरुस्थल है। तो इसमें कारण क्या है, तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ की स्थलाकृति, ये सारे के सारे क्या है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे मौसम, पहला क्या लिखेंगे मौसम, दूसरा लिखेंगे जलवायु, तीसरा लिखेंगे स्थलाकृति, ये सारे के सारे क्या हैं जनसंख्या के असमान वितरण के प्रमुख कारण हैं। क्यों, क्योंकि मौसम के जहाँ पे मौसम अच्छा नहीं होता तो वहाँ पे लोग निवास कम करते हैं। जलवायु यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति यानी वहाँ की ज़मीन कैसी है, ये सारे के सारे हैं, इनके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। आप आराम से किसी भी प्रश्न को छोड़ के मत आना विद्यार्थियों, ये मेरी एडवाइस है। आपको जैसा भी उत्तर आता है आपको है ना, ये जो लाइनें दे रखी है ना, इनको आपको भर देना है। पहले तो आपको कोशिश करनी है सही उत्तर लिखने की। अगर सही नहीं आता है तो आप तुक्के लगा दो, लेकिन कोई भी प्रश्न को खाली छोड़ के मत आना विद्यार्थियों। अगर खाली छोड़ के आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप ऐसे कुछ भी लिख के आओगे तो ज़रूर आपको नंबर मिलेंगे, ये फिक्स हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो फटाफट जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है udestudy.com। इस वेबसाइट की लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर ये नाम लिखा हुआ है ना ऊपर, वहाँ पे उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, यानी हाथ को टच करना है। तो नीचे है ना विवरण खूब सारा खुल जाएगा, उसी में एक लिंक दे रखी होगी हमारे वेबसाइट लिंक, तो उसके ऊपर आप क्लिक करो, सीधे चले जाओगे। वहाँ पे इंडिया जीके वाले ऑप्शन को खोलना है और फिर वहाँ से इस PDF को फटाफट डाउनलोड करो और हमारे 1000 फॉलोवर अभी के अभी पूरे करो आप। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आपके एग्ज़ाम के जस्ट बाद में जैसे ही 1 बजे आपका एग्ज़ाम होगा तो 1 बजे आपका जो अगली परीक्षा है उसका वीडियो भी आ जाएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।